अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम विरासत और अवाम और मैं हूं सहरिश सलीम। नाज़रीन, मुल्क की सियासत एक बार फिर बैक वक्त कई महाजों पर गर्म है। मुज़ाकरात, एहतजाज और आइनी मामला तीनों बैक वक्त मौज़े बहस बने हुए हैं। PTI की जानिब से 8 फरवरी को एहतजाज की कॉल ने सियासी पारा मज़ीद बढ़ा दिया है। हुकूमत की जानिब से इस पर सख्त रद्द-ए-अमल भी सामने आ रहा है। वज़ीर-ए-आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली भी ये वाज़ेह कर चुके हैं कि सड़कें या रेलवे ट्रैक बंद करने की इजाज़त किसी सूरत नहीं दी जाएगी और अगर ऐसा हुआ तो नताज मुख्तलिफ होंगे। दूसरी जानिब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की स्ट्रीट मूवमेंट भी जोर पकड़ती हुई दिखाई दे रही है। कल आवाम से खिताब में उन्होंने ऐलान किया कि इस जुमेरात अडियाला जेल का रुख किया जाएगा और अगर बानी PTI से मुलाकात न करवाई गई तो फिर आप जानते हैं कि क्या करना है। अब सवाल यह है कि क्या PTI एक बार फिर एहतजाज और तसादुम की सियासत की जानिब बढ़ेगी या पार्टी की जानिब से नामजद नया अपोजिशन लीडर कोई मुफाहमती रास्ता निकाल पाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें सानिया गुल प्लाजा की, तो सानिया गुल प्लाजा को बुनियाद बनाकर 18वीं तरमीम पर बहस ने भी जोर पकड़ लिया है। नए सूबों के क़याम और 18वीं तरमीम को रोल बैक करने की बातें भी सामने आ रही हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि नए सूबों के क़याम में कोई हर्ज नहीं है, असल मसला इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकली है, बगैर इसके मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता है। अब हम ये सोचने पर मजबूर हैं कि क्या पीपल्स पार्टी 18वीं तरमीम पर किसी किस्म का समझौता करेगी या फिर इस तरमीम को छेड़ने की कोशिश हुक्मरान इत्तेहाद के अंदर नई दरारें पैदा कर देगी। सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एहतजाज की कॉल की। इसके लिए हमें ज्वाइन किया है रहनुमा मुस्लिम लीग नून जाहिद खान हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद खान, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से 8 फरवरी के एहतजाज की कॉल दी गई है, आप क्या समझते हैं कि इस वक्त ये किस हद तक जो है सियासी दर्जा हरारत मजीद बढ़ा सकती है एहतजाज की कॉल? देखिए जी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपको मालूम है तो ये जब से इलेक्शन हुआ है तो ये एहतजाज करते रहते हैं। कभी इस्लामाबाद पे चढ़ाई, कभी लाहौर पे चढ़ाई, कभी कराची पे चढ़ाई, वो तो करते रहते हैं। लेकिन ये तो अजीब सी बात है कि एक तरफ तो खुद हुकूमत में बैठे हुए हुकूमत चला रहे हैं। अगर वो गलत था तो फिर आपको आपको क्या हक बनता है कि आप बैठे हुए और हुकूमत चला रहे हो? अगर आप सही है, मुखलिस है कि हकीकत में गलत काम हुआ है, तो फिर आपको तो इस्तीफा देना चाहिए, फिर आके बाहर आना चाहिए, एहतजाज करना या तहरीक चलाना फिर आपका हक है। जी। लेकिन आप अंदर भी बैठे हुए हैं, आप हुकूमत के मजे भी लूट रहे हो। अभी आप जहां भी जाते हो सरकारी खजाने को भी लूट रहे हो, और जहां पे आपने लश्कर लेके जाते हो तो कौम का पैसा खर्च कर रहे हो। बदकिस्मती यही कि जब असेंबली में इनसे लोग पूछते हैं कि भाई लोगों के अस्पताल में दवाइयां नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो आपका डेवलपमेंट है वो नहीं है, कॉलेज नहीं है, स्कूल नहीं है, कहते हैं हमें लोगों ने इसलिए वोट नहीं दिया, हमें तो लोगों ने वोट दिया है कि आप 804 को रिहा करवा दो। तो अगर जब इसके बाद शुरू होती है 804 पे और खत्म होती भी 804 पे, तो आवाम कहाँ जाए? मैं हमारे सुबह तो इस वक्त बिल्कुल लावारिस बैठी हुई है और वहां पे तो कोई पुरसानी हाल नहीं है। आपको मालूम है कि वहां पे हमारे लोकल बॉडीज की जो इनका अपना सिस्टम बनाया हुआ है, इनकी बहुत बेकार सिस्टम है, क्योंकि सिविल ब्यूरोक्रेसी के अंडर किया हुआ है। देखिए, कौम के नुमाइंदे सिविल ब्यूरोक्रेसी के अंडर किया हुआ है। इधर तो ये जमहूरियत और जमहूरियत के दावेदार हैं और कहते हैं कि आइन पे और जमहूरियत पे अमल नहीं होता है। वहां उनको इख्तियार नहीं देता है। और अभी 4 साल पूरे हो गए उनका टर्म खत्म, आज वो एहतजाज कर रहे हैं पिशावर में, लेकिन उसका कोई पूछता नहीं है कि भाई वो बेचारे क्यों एहतजाज कर रहे हैं। हाई कोर्ट में वो केस जीत चुके हैं इनसे। हाई कोर्ट के तो इधर कहते बात नहीं मानी जाती, उधर इनके अपने अटक के उस तरफ जो उनकी हुकूमत है वहां पे जो मर्जी ये कर दे। वहां पे हाई कोर्ट के फैसले को अपने रुंद तले दिया, और अपने जो वहां पे सूरत हाल है वो न हाई कोर्ट को मानते हैं, न आइन को मानते हैं, न जमहूरियत को मानते हैं। यहाँ पे वो खामखा तमाशा बनाए हुए पूरा मुल्क में, और हर दूसरे चौथे दिन तमाशा कर रहे हैं। अवाम के तवज्जो हटाने के लिए इस वक्त जो हमारे सूबा है, इस वक्त दहशतगर्दी का सामना कर रही है, वो लावारिस पड़ी हुई है, जहाँ जो मर्जी जो तो करना जाहिद चाहे खान कर साहब, ले। एक बार फिर से वज़ीर आला KP ने जिस तरह से कहा है कि जुमेरात को एक बार फिर से अडियाला जेल के बाहर हम जमा होंगे और फिर से एहतजाज किया जाएगा, आप क्या समझते हैं कि उन्होंने कहा कि आप जानते हैं कि क्या करना है, किस तरह से देखते हैं इस बयान को आप? देखिए जी, ये उनके कोई पहले कोई ये नहीं है कि पहले उन्हें वार्निंग दिया, हमेशा के लिए वो यही करते हैं। आपको याद होगा इससे पहले गंडापुर था, वो भी यही काम करता रहा। उससे पहले परवेज खटक साहब था, वो भी यही काम करता रहा। अब ये काम करते हैं क्योंकि आवाम ने इनसे काम मांग रहे हैं। जो जिस सूबे की ये कहते हैं कि हमें मैंडेट मिला है,
उस सूबे को तो लावारिस छोड़ चुका है, वहाँ पे आवाम तो रुल रहे हैं, वहाँ पे तो दवाइयाँ नहीं मिल रही है लोगों को, दहशतगर्द उरूज पे है। इसके अपने ज़िले में जो सूरत-ए-हाल बनी है, ये कहता है कि ये फेडरल ने किया होगा, आपने कैबिनेट मीटिंग बुलाया, आपने उसके लिए पैसे जो आईडीपीज़ बन के आ रहे हैं, जो आप इनखला करवा रहे हो लोगों को, आपने खुद सब कुछ करे ऑपरेशन के लिए, आपने खुद इजाज़त दी है और आप मरकज़ पे डाल रहे हो। तो ये झूठ पे मबनी है, हर एक बात झूठ का सहारा ले रहे हैं और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एहतिजाज करेंगे तो एहतिजाज पहले भी कर चुके हैं, तो कोई मसला तो नहीं है इनके लिए। लेकिन ये इनसे पूछा जाए कि जिस अवाम को आप कहते हैं हमें मैंडेट दिया है, उस अवाम को आप अल्लाह के सहारे क्यों छोड़ चुके हो? आपने क्यों उसको ऐसे लावारिस छोड़ चुका है? वहाँ पे आपके ऊपर इनका जो इनकी ज़िम्मेवारी है आपके ऊपर, वो तो आप अदा ही नहीं कर रहे हो। बाकी इधर-उधर कामों में लगे हों, पैसा इधर से आता है। कितने अरब इनको मिले जी? 1000 अरब उनको मिले हैं, उनके वहाँ पे आप अभी जो डिस्ट्रिक्ट से, जो इसका अपना भी डिस्ट्रिक्ट उसमें है, ये जो ट्राइबल एरिया था, वहाँ पे आपके ढंग का कोई पुलिस स्टेशन नहीं बनाया अभी तक। तो ये क्या करेंगे? उनको मुझे बता दें कि ये सूरत-ए-हाल में फिर उनसे कोई पूछा जाए कि भाई खुदारा के जिनको आप कहते हैं या तो अगर आप नहीं कर सकते तो छोड़ दो, आप दे दें तो जिससे जाहिद पावर खान पे साहब, हम चल देखें जब इस तरह से बार बार एहतजाज की कॉल दी जाती है, जैसे कि आपने अभी कहा कि शायद इनको मैंडेट इसलिए मिला है कि कैदी नंबर 804 को छुड़वाया जाए, लेकिन मुलाकात भी तो नहीं करवाई जा रही है। हम देखते हैं क्या रुकावट सामने आ रही है। मैं एक अर्ज यही मैंने इसलिए अर्ज की थी कि मुझे बताए, ये कहते हैं अवाम, ये नहीं कहते हैं, अवाम तो काम मांगते हैं, ये कहते हैं कि हमें अवाम ने वोट दिया है, इनके दावा है, अवाम का दावा ये नहीं है। अवाम तो जाके जिसको मुंतखब करते हैं वो अपने खिदमत के लिए मुंतखब करते हैं, अपने नो डाउट। उसको जो मैंडेट देता है अपने सूबे के अवाम की खिदमत के लिए। अभी अगर आप ये आके यहाँ पे आपको पता है जो फिर बाहर आके और जो इश्तिहाल फैलाते हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बनती है, तो उस वजह से अगर हाई कोर्ट की बात है तो मैंने पहले अर्ज किया कि अगर यहाँ हाई कोर्ट के आप कहते हैं ये बात नहीं माने, आप कौन से मान रहे हैं? आपने अपने सूबे में जो लोकल बॉडीज के मेंबर बेचारे रुल रहे हैं, वो हाई कोर्ट से जीत चुके हैं, आप हाई कोर्ट के वो ऑर्डर को इम्प्लीमेंट नहीं करवा रहे हो, तो आप में क्या फर्क है? आप किसी दूसरे को क्या ताना देगो जो खुद आप उससे ज्यादा बुरा काम कर रहे हो और आप कहते हैं कि नहीं मुझे ये इजाजत नहीं मिलती है। वो सिर्फ टाइम पास कर रहे, उनकी कोई नहीं है, क्योंकि अवाम उनसे काम मांगते, अवाम तो ये काम तो कर नहीं सकते, तो आके फिर यही करते हैं, कई एहतिजाज के ही रैली निकाल के फिर अपना वक्त पास कर रहे हैं। ठीक है जाहिद खान साहब, अगर हम मुज़ाकरात की बात करें, सिलसिला शुरू किया जाता है लेकिन सिर्फ बातों का, मुज़ाकरात होते नहीं हैं, तो क्या वजह है कि दोनों में से कोई भी संजीदा नहीं हो पाता है? देखिए जी, हुकूमत तो संजीदा है। हुकूमत अगर उसको कहते हैं कि आओ मिल के बैठ के बात कर दे, शर्त ये लगाते, हुकूमत तो नहीं लगाते ना। हुकूमत शर्त लगाती भी नहीं और मुज़ाकरात में शर्तें होती भी नहीं है। देखिए, हमेशा के लिए ये पॉलिटिकल जितने भी इस मुल्क में डायलॉग हुए हैं, जितने भी पॉलिटिकल में तो बहुत सारा, मैं 40 साल हुई सियासत में, बहुत सारे तहरीकें चली है, मेज़ पे बैठ जाते हैं, फिर कोई ना कोई तो हल निकल आते हैं। लेकिन आप मेज़ पे बैठने से पहले शर्त लगाते हैं कि ये होगा तो ये होगा, ये होगा। और सबसे बड़ी बात है कि एक इमरान खान के अलावा किसी के पास कोई मैंडेट नहीं है बात करने का, और इमरान खान पे किसका इत्मीनान है? इनके अपने लोग डरते हैं, वो बात नहीं कर सकते हैं। अभी वो बेचारा महमूद खान साहब को लेके आया और दूसरे वो जो सेनेट का जो लेके आया अपोजिशन लीडर। अब कल अगर वो कोई बात करे और इमरान खान न माने तो कौन मनवाएगा उनसे? क्योंकि मेन अपोजिशन तो पीटीआई है। तो यही मसला है कि हुकूमत तो यही देखती है कि जी आप जिससे हम बात करते हैं क्या उस बात का कोई रिजल्ट निकलता भी हो कि नहीं निकलता है। तो इसलिए अपर तो हम करते हैं, हुकूमत करती है और हुकूमत चाहती है कि मिल बैठ के मसले हल हो, क्योंकि ये मसले हल होगा, ये सारे मुल्क की बात है, तो तभी आगे हम चलेंगे। लेकिन बदकिस्मत ये है कि वहाँ पे उनके पास इख्तियार ही नहीं होती जो मुज़ाकरात के लिए लोग जाके बैठते हैं। लेकिन महमूद खान चकज़ई के हवाले से कहा गया था कि वो जो भी मुज़ाकरात में बात करेंगे वो बानी पीटीआई के मतलब उन्होंने कहा होगा इसलिए की होगी। देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं महमूद खान साहब को मैं जानता हूँ, वो भी उसने बहुत जदोजहद की जमहूरियत के लिए, आइन के लिए। वो अगर उसको छोड़ दे तो वो कर लेगा, लेकिन मेरे ख्याल में ऐसा ना हो कि उस बेचारे को भी मैदान में छोड़ के न चले जाए, क्योंकि जब वो मुज़ाकरात शुरू किए और आगे से वो कहते मैं नहीं मानता हूँ, फिर महमूद खान साहब क्या बेचारा कर लेगा? हालांकि महमूद खान एक सीनियर सियासतदान है इस मुल्क के अंदर, और वो एक चीज़ों को समझते हैं कि मुज़ाकरात के ज़रिए हर एक चीज़ हल हो सकता है। तो मेरे ख्याल में इस वक्त महमूद खान को
اللہ عزت دے، بس وہی ہے کہ اس کے عمران خان کو دیکھ کے کبھی اس کے پاؤں سے قالین کبھی کھینچ رہا ہے. یہ ابھی کوئی اعتماد نہیں ہے کہ کس وقت یو ٹرن لے کے اس کو کہے میں تمہاری بات نہیں مانتا ہوں. ٹھیک ہے، زاہد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، رہنما پاکستان مسلم جانب سے. زاہد خان بہت شکریہ. اب توقع دیکھتے ہیں 8 فروری کو پاکستان تحریک انصاف احتجاج کی کال جو ہے اس کو بلانے میں کامیاب ہوتی ہے یا پھر یہ کال جو ہے وہ واپس لے لی جاتی ہے، اور حکومت اس حوالے سے کس طرح سے ایکشن کرتی ہے. واپس آتے ہیں بریک کے بعد، آپ ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین، پی ٹی آئی نے 8 فروری کو احتجاج کی کال دی ہے، جس کے بعد سیاسی درجہ حرارت کس جانب جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، یہ بھی ہم بات کرنے کے حوالے سے بھی ہمیں جوائن کیا ہے رہنما پی ٹی آئی اظہر صدیق صاحب نے. سب سے پہلے اظہر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. 8 فروری کو احتجاج کی کال دی گئی ہے پی ٹی آئی کی جانب سے، کیا سمجھتے ہیں آپ اس بار احتجاج کی اجازت دے دی جائے گی پی ٹی آئی کو؟ بہت شکریہ. یہ احتجاج نہیں، حق کی صدا ہے صاحب. جو دبایا گیا تھا آج بول اٹھا ہے صاحب. ہم نے مانگا ہے فقط جینے کا حق، کوئی بغاوت نہیں، آئین کا حق. لیکن پہلے تو بات بڑی کلیئرٹی کے ساتھ بتا دوں، آئین کا آرٹیکل 15، 16 واضح طور پر اجازت دیتا ہے. بالکل. اور 17 جو ہے وہ سیاسی جماعت کے اپنے آئینی بنیادی حقوق ہیں. 8 فروری کا جو احتجاج ہے وہ ایک ایسے ظلم کے خلاف ہے کہ جو عوامی ظلم ہوا، ووٹ کا حق چھین لیا گیا اور اپنی مرضی کے نمائندے دے دیے گئے، زبردستی اقتدار پہ قبضہ کر لیا گیا. اور یہ ایک شب خون ہے، جو اس کو مرضی سمجھے. تو ہم کسی کو زبردستی اٹھا کر پٹکا نہیں رہے، جی. ہم کوئی بغاوت کر کے قبضہ نہیں کر رہے. ہمارا حق ہے احتجاج کرنے کا، اور پرامن احتجاج. ہمارے دور میں آپ کو یاد ہوگا 3 لانگ مارچ ہوئے تھے، کتنے نظر بندی کے آرڈر جاری کیے، کتنی دفعہ 144 کا نفاذ لگایا. ہم تو خلاف تھے ان چیزوں کے. ہر ایک کو احتجاج کا حق ہے. ہم نے ٹریڈیشن سیٹ کی. پنجاب کے اندر سہیل افریدی صاحب وزیر اعلیٰ آئے تو کیا ظلم اور زیادتیاں کی گئی، اور دوسری طرف اگر سندھ میں گئے، ٹھیک ہے کوئی مسائل اپنی جگہ رہے، لیکن وہاں احتجاج سے نہیں روکا گیا. تو موقع آ گیا، اور ابھی تو ایسا کوئی لفظ نہیں کہا گیا کہ سر پر کفن باندھ کر نکلیں گے. احتجاج کا حق ہے، باقاعدہ پلاننگ ہے، ہڑتال کی کال کی ہے، اور پورے ملک میں گلی محلے، گلی محلہ، کوچا کوچا، نگر نگر یہ احتجاج ہوگا اور پرامن ہوگا. یہ یاد رکھیے گا. یہ 9 میں بھی ہم پہ الزام ہے، ہم پہ پاکستان تحریک انصاف کے چند کارکنان، ان کے اوپر انفرادی کوئی عمل تھا، تو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے تو کوئی ایسی کال نہیں تھی. اس کے باوجود آج تک کوئی ثبوت ایسا نہیں آ سکا جہاں یہ ثابت کر سکے ہو کہ پاکستان تحریک انصاف نے کیا. چلے ظلم و ستم وہ بھی برداشت کر لیے، لیکن عزیز صاحب بات کی جائے اگر احتجاج کی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی احتجاج کیا جاتا ہے، ریلی نکلتی ہے، تو شدت تو لازمی ہوتا ہے. جس طرح سے بھی پارٹی جو ہے پی ٹی آئی کی وہ باہر نکلتی ہے، تو اگر اس بار بھی احتجاج شدت اختیار کرتا ہے تو ذمہ داری پھر کس پر آتی ہے؟ یاد ہے 25 اپریل کو احتجاج 2022 کا، مجھے آج بھی یاد ہے، پنجاب سے نکلنے نہیں دیا گیا تھا، وہ یاد ہوگا آپ کو. اور ڈنڈے مارے تھے، گلو بٹ وغیرہ. اب تو آپ نے وہ دیکھ لیا کہ جب تحریک تحفظ آئین پاکستان اسلام آباد سے لاہور کی طرف گامزن تھی تو گلو بٹ کون تھے، گاڑیاں کون توڑ رہے تھے. تو ہم تو بالکل سوال ہی کوئی پیدا نہیں ہوتا. ہم تو کہیں گے ہم جب احتجاج کر رہے ہوں آپ ڈرونوں سے سرویلنس کریں باقاعدہ اس کی. آپ باقاعدہ ہر جگہ کیمروں میں، چوک میں، ہر جگہ کیمرے لگا دیں کہ جہاں ہم ثابت کریں گے. اور یہ میں نئی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم تیار ہیں سوال ہے. ہم تو پرامن لوگ ہیں، اور اس لیے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بلکہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو گلو بٹ ہے، جو مارنے والے ہیں، جو گولیاں چلانے والے ہیں، ان کے چہرے بے نقاب ہیں. اس کی باقاعدہ سیٹلائٹ سپرویژن کی جائے، کوئی حرج نہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. میں ایک بات آپ کے سامنے اور وضاحت کے ساتھ رکھ دوں. ہم تو ہمیشہ ڈیمانڈ کرتے رہے. ہم نے تو 9 مئی کا جوڈیشل کمیشن بنانے کا کہا، ہم نے 26 نومبر کا جوڈیشل کمیشن بنانے کا. ہم ہمارے اوپر جتنا ظلم دیکھیں، ہم نے تو جو الیکشن کے اندر ریگنگ ہوئی ہے، جو الیکشن میں ظلم ہوا ہے، فارم 45 اور 47 ہوا، کاغذات، یعنی ہمیں تاریخ ذرا سمجھنی ہے. میں پھر عام آدمی کے لیے دہراتا چلتا ہوں. دیکھیں ہم نے سارا کچھ دیکھا. مثال کے طور پر پارٹی کا سمبل لے لیا گیا. کیا ٹیکنگ اوے سمبل از بیننگ اے پارٹی؟ اور آج تک پٹیشنیں ہائی کورٹ میں پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں پچھلے 2.5 سالوں سے. وہ پٹیشن 3 سال بلکہ 3 سال زیادہ عرصہ ہو گیا ہے. وہ ڈیسائیڈ کریں، نہیں ڈیسائیڈ کر رہے. اور حکومت آگے پیچھے بھاگتی پھر رہی ہے، لٹکاتی پھر رہی ہے. چلے پھر ہم آگے چلتے ہیں. کیا کہ الیکشن پٹیشن میں الیکشن کو چیلنج کیا، وہ تو اپنی جگہ اختیار ہے.
وہ تکنیکی بنیادوں کے اوپر خارج کر دی ہیں, کوئی ایفیڈیوٹ ٹیسٹ نہیں ہے. یعنی آپ اگر الیکشن کی ایک پلانڈ جو ہے نا یہ ریگنگ ہوئی, آپ نے دیکھا کہ نامینیشن پیپر پرپوزر اور سیکنڈرز کے ساتھ کیا ہوا, کس طرح لوگ آگے کر گئے, آپ سب نے وہ چیزیں تو دیکھ لی ہیں. بالکل. یا تو بتائیں ریکارڈ کے اوپر ایک ایک چیز ریکارڈ کے اوپر آ چکی ہوئی ہے, لوگوں کو گھروں سے اٹھانا. میں کئی لوگ جانتے ہیں کہ لوگ جو اٹھا کر لے کے جھوٹے کیا, اور الیکشن پہلے کہا کہ آپ دستبردار ہو, یعنی اس طرح کی ساری, یعنی دیکھیں ایک چین کے ساتھ رہی. تو اس ریگنگ کے لیے خالی ایک ایک الیکشن کی بجائے نہیں, یہ پورے کا پورا الیکشن کا جو پروسیس ہے, تو اب اس کو بے نقاب کرنے کے والے سے ہمارا تو حق ہے. ہم اگر غلط کہہ رہے ہیں یا صحیح کہہ رہے ہیں, ہمارا حق تو ہے نا. جی عزیز صاحب, اگر ہم 8 فروری کے احتجاج کی بات کریں, اتار تو نہیں رہے. بالکل آپ بھی تیار فروری کے احتجاج کے حوالے سے, اور حکومت کی جانب سے بتا دیا گیا ہے کہ وہ بھی تیار ہیں. اگر جیسے کہ وزیر اعظم کی کوارڈینیٹر اختیار ولی نے یہ کہا ہے کہ سڑکیں بند کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی, لیکن اگر ایسا ہوتا ہے, ظاہر سی بات ہے احتجاج ہوگا تو سڑکیں تو بند ہوگی, تو ایسا تو نہیں ہوگا کہ 8 فروری کا احتجاج اناؤنس جو کیا گیا ہے کال واپس لے لی جائے؟ ہجوم نہیں, یہ وہ لوگ ہیں جنہیں حق یاد آیا. ویسے اختیار ولی صاحب مجھے تو سمجھ کوئی نہیں آتی, نہ 3 میں نہ 13 میں. کوارڈینیٹر کی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ آپ اگر ہیں کوارڈینیٹر ہوں گے وزیر اعظم کے, اس کو ہم کیا کریں؟ آپ کی آئینی اور قانونی حیثیت کیا ہے؟ آئے نا, اگر وزیر جب بات کریں گے پھر جواب دیں گے ان کو ہم. کوئی وزراء آئے تو بات کریں آپ پر, وہ گھر بیٹھے اپنے آپ کو تو کون میں خام خواہ کی طرح آپ آتے جاتے ہیں, اور کوئی پتہ نہیں آنے والے دنوں میں ان کے اس طرح کی باتوں کے اوپر ہم کوئی ایکشن لیں, کوئی عدالتوں میں جائیں دروازے, کیا آپ ہیں کون, آپ کا تعلق کیا ہے؟ اور ہو سکتا ہے کوئی لیگل نوٹس بھی دیا جائے وزیر اعظم کو بھی, آپ نے کس بنیاد کے اوپر آپ یہ باتیں اگر کہتا تو آپ اس کو ایکشن کیوں نہیں لیتے؟ ٹھیک ہے, اظہر صدیق رہنما پی ٹی آئی ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ کا پوائنٹ مجھے مل چکا ہے, بہت شکریہ آپ کا. ویلکم بیک. بات کریں گے ہم غزہ پیس بورڈ کی, جس میں شمولیت اختیار کر لی ہے, لیکن اب کہا جا رہا ہے کہ مشاورت نہیں کی گئی ہے. اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر جمیل احمد خان, سابق سفیر بھی رہ چکے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے وقت کیا. اگر ہم بات کریں غزہ پیس بورڈ کی, تو سب سے پہلا کویشچن میرا آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس پیس بورڈ میں شمولیت سفارتی سطح پر کس حد تک بہترین ہو سکتی ہے؟ دیکھیں, ادھر یو جوائن انٹرنیشنل ملٹی لیٹرل فورم, اگر آپ اس کو نہیں جوائن کرتے ہیں تو آپ کا اسپیس کوئی اور لے جائے گا اور آپ آئسولیٹ ہو جائیں گے. پاکستان نے دانشمندی کا بالکل یہ فیصلہ کیا ہے کہ انہوں نے جوائن کیا ہے. اس کے بہت سارے ناقدین اس پہ پوائنٹس بہت سارے اٹھا رہے ہیں, میں بھی آپ کو اس پہ تقریباً 15-20 اس پہ نکتہ چینی کر سکتا ہوں. مجموعی طور پر دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ ملک کے مفاد میں ہمارے انٹرسٹ میں کیا ہے, آئسولیٹ ہو کے بیٹھ جائیں ایک طرف, یا ہم اس پلیٹ فارم پہ جائیں جہاں ہم کچھ نہ کچھ اپنی آواز اٹھا سکتے ہیں. اور پاکستان غزہ کے بارے میں, کشمیر کے بارے میں, اور غزہ فلسطین کے بارے میں پاکستان اپنی آواز ہمیشہ اٹھاتا رہا ہے, اور بھاری بھرکم طریقے سے اٹھاتا رہا ہے. یونائٹڈ نیشنز کے سیکیورٹی کاؤنسل کے فلور پر اٹھاتا رہا ہے, دنیا کی ہر ملٹی لیڈ. تو جب یہ بورڈ آف پیس میں بیٹھے گا پاکستان ایز اے ریپرزینٹیٹیو, تو اپنی آواز تو اٹھائے گا وہ, اور جو آنسو فلسطینیوں کے ہیں ان آنسوؤں کو دھونے میں معاونت کار, مددگار تو ثابت ہوگا. اور آخری اس میں جو منطق ہے اور لاجک ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو وہاں کوئی چین میں باندھ کر تو نہیں بیٹھائے گا. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ملک کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہے اور آپ کا بیٹھنا وہاں مناسب نہیں ہے, آپ وڈرا کر جائیں. ہر انٹرنیشنل پلیٹ فارم کا یہ طریقہ کار ہے, اور آپ اس کے تحت اس کو وڈرا کر سکتے ہیں. لہٰذا ابتدائی طور پر نہ جوائن کرنا, اس کو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی کوئی اور غیر دانشمندی کی بات نہیں ہو سکتی. بالکل صحیح کیا ہے. یہ اور بات ہے کہ دنیا میں کچھ اس پہ نکتہ چینیاں ہو رہی ہیں. ڈپلومیسی میں دیکھنا یہ ہوتا ہے, فارن پالیسی کو ریکیلیبریٹ کرتے وقت دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ اس وقت کے معروضاتی حالات کیا ہیں, دنیا میں کیا ارتقائی مراحل گزر رہی ہے, دنیا کن ارتقائی مراحل سے دنیا اس وقت نبرد آزما ہے. جیو پولیٹیکل لینڈسکیپ بڑا کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے. جیو پولیٹیکل لینڈسکیپ کا یا اس کی مار اگر کسی ملک کو پڑتی ہے تو وہ برسا برس نہیں سنبھل سکتا ہے. تو لہٰذا اس کی کمپلیکسٹیز کو ہمارے بہت کم لوگ سمجھتے ہیں, اور جس کی وجہ سے اس قسم کی نکتہ چینیاں ہوتی ہیں. اس وقت جو معروضی حالات ہیں اس میں ہم نے یہ جوائن کیا, اور اس کے ساتھ ساتھ آئی ایس ایف
जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स पे जो नुक्ता चीनियां हो रही हैं, इंडिया उस पे कैश करा रहा है। इंडिया बड़े मजे से इजराइल को कह रहा है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान जैसे एक दो और मुल्क है, वो टेररिज्म को परवान चढ़ाते हैं, उनको दवाम बख्शते हैं, उनकी तरफ उनकी लीनिंग है, लिहाजा इनको तो कम से कम आईएसएफ में शामिल ना होने दो, क्योंकि इंडिया को पता है कि वो तो इजराइल की बात करेगा, इजराइल को और अमेरिका को लॉबिंग करके चाह रहा है। मैं तो कहता हूं कि आईएसएफ में हमें ऑफर है, हमें देर करेंगे वो हमें निकाल देंगे। जैसे कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने कुछ बात की, उन्होंने कहा जी ठीक है, छुट्टी आपकी, हम आपका इनविटेशन ही विड्रॉ कर लेते हैं। तो लिहाजा इस वक्त दुनिया का ये मजबूत तरीन प्लेटफॉर्म है। लोग कहते हैं यूनाइटेड नेशंस, ठीक है, मैंने यूनाइटेड नेशंस में काफी अरसे तक तैनाती मेरी रही है और मैंने सरबराही की है कुछ 4 मुल्कों में अपने डिपार्टमेंट की। यूनाइटेड नेशंस बहुत अच्छा इदारा है, लेकिन वो सिक्योरिटी काउंसिल के वीटो की वजह से इस किस्म के फैसलों पर इम्प्लीमेंट यानी कि उन पर कोई भी अमल दरामद नहीं करा सकता। अच्छा। फिर क्या हो सकता है? उस वक्त सकता है कि दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क, जिसकी सबसे ताकतवर फौज, उसका सबसे ताकतवर सदर, अच्छा है, बुरा है, खराब है, आसमान से आया है या जमीन पर है, उसको अगर वो कोई मसला हल कराता है तो मारूजाती हालात में उस मसले को के हल को की तरफ जाने दिया जाए। देखिए, 2 ही आपके पास रास्ते हैं ना, कि फलस्तीन को बेयारों मददगार छोड़ दें, वॉकआउट कर जाएं, नहीं जाएं उधर, तो फिर ठीक है, वही खूनरेजी शुरू हो जाएगी, वही जो मैसेकर चल रहा था तो शुरू डॉक्टर हो साहब, जाएगा। देखा जाए तो फ़लस्तीन को भी बराह रास्त नुमाइंदगी नहीं दी गई इस तरह से। आप क्या समझते हैं कि इस तरह तो फिर साख पे सवाल उठता है ना गजा पीस बोर्ड पे? जी, फलस्तीन का उन्होंने जो टेक्निकल बोर्ड बनाया है, कमेटी बनाई है, उसमें उसका सरबराह उन्होंने अपॉइंट कर दिया है अली शाद उसका सरबराह है, और उसमें मजीद टेक्नोक्रेट वो लोग लेके आ रहे हैं। आपका कहना यह है कि बोर्ड ऑफ पीस में शामिल नहीं किया है। बोर्ड ऑफ पीस में वो अगर शामिल करते तो वहां का सरबराह कौन है? हमास को तो उन्होंने दहशतगर्द ग्रुप डिक्लेयर कर दिया है, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को वो मानते नहीं है। तो गाजा की तो एक अपनी इलेक्शन के जरिए एक लेजिटिमेट हुकूमत थी जो अब नहीं है, तो किसको बनाए गजा से? गजा में तो अभी कोई नुमाइंदगी नहीं है, लिहाजा गजा की नुमाइंदगी इस वक्त उसके इंटरेस्ट को देखने के लिए वही मुल्क है जिन्होंने 8 ममालिक जिन्होंने सर जोड़ के इस लाए अमल पर तैयार हुए ताकि खूनरेजी रुके, उसमें पाकिस्तान एक है, और उसमें जो नेगोशिएटर हैं और गारंटर हैं, इजिप्ट है, अमेरिका है, कतर है, तुर्की है, वो गारंटर है। तो वो इंटरेस्ट उसको देखेंगे, और फिर जब स्टेटहुड की बात आएगी, जो कि 12वां नंबर है बोर्ड ऑफ पीस का, जो 20 नुकाती प्रोग्राम का 12वां नुक्ता है, उस नुक्ते में बड़ा वाज़ेह दिया हुआ है कि स्टेटहुड के लिए किस किस मराहल से गुजरेंगे। ज़ाहिर फेज 1 हो गया, फेज 2 हो गया, फेज 3 की तरफ जब जाएंगे तो स्टेटहुड वाली राहें हमवार हो सकती हैं अगर इसी तसलसल के साथ प्रोग्रेस होती रहे। तो असल चीज ये है कि जब तक किसी चीज को इम्प्लीमेंट न किया जाए उस वक्त तक कयास आराइयां हो सकती हैं कि क्या ये कामयाब होगा, नाकाम होगा, और अगर नाकाम होगा तो फिर क्या होगा। ठीक है, हम उसके अंदाजे लगा सकते हैं और उसकी तैयारियां भी रख सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम वहां बैठने से इज्तनाब करें। ये मल्टीलैटरल फोरम है, मजबूत फोरम है। ये जो इस वक्त उनके जो उनके साथ दरंदगी हो रही थी, उस दरंदगी को थोड़ी ब्रेक तो लगी है। हाँ, 400 अफराद फेज 1 के बाद जहां बाग हुए हैं, जिसका अफसोस है, लेकिन इजराइल के पास बहुत बड़ा बहाना था कि हमास की तरफ से गोली आती है, हमारी तरफ से हमास वायलेशन कर रहा है, इसलिए हम जवाब देते हैं, इसलिए लोग मरते हैं। अब जब फेज 2 इंप्लीमेंट हो जाएगा, इजराइल का इस जवाब और ये बहाना खत्म हो जाएगा। इजराइल येलो लाइन से ब्लू लाइन की तरफ चला जाएगा। जब ब्लू लाइन पे जाएगा तो अपनी बाउंड्री पर जाके बैठ जाएगा। कम से कम गजा पर आधे गजा पर इस वक्त काबिज है, वो तो कम से कम खत्म हो जाएगा ना। और हमास के पास जो इस वक्त बड़ा जायज उनका मुतालबा है कि जब तक हमारी जमीन पर वो बैठे हुए हैं, गजा के अंदर घुसे हुए हैं, उस वक्त तक हम हथियार नहीं डालेंगे। तो ना हमास ने जो कि पहले एग्री किया है हथियार डालने पर चंद कंडीशंस के साथ, तो वो उसके पास भी बहाना नहीं रहेगा और साथ में इजराइल के पास गोली चलाने का बहाना नहीं रहेगा। तो कुछ तो राहें हमवार होंगी ना अमन की।
वरना अच्छा तो डॉक्टर साहब, अमन जो अगर है हम हवा। एक और पॉइंट से सोचें, फ्यूचर में अगर ऐसा होता है कि गज़ा पीस बोर्ड में देखा जाए तो ऐसे कुछ फ़ैसले किए जाते हैं जो कि दो रास्ती हल के मुखालफत में आते हैं, या फिर इस तरह से हम देखते हैं कि अमन बहाल नहीं हो पाता है, तो अगर पाकिस्तान अपनी मौक़िफ़ को किस तरह से सामने रखेगा? कोई इस हवाले से हिकमत अमली तैयार की गई है? इख्तिलाफ़ात पे कैसे अपना पॉइंट जो है वो सामने लाया जा सकता है? ये वन वोट वन कंट्री है, ठीक है, चेयरमैन को बहुत ज्यादा अख्तियारात हैं, लेकिन वहां बोलने का तो और वोट देने का वन वोट वन कंट्री है। पाकिस्तान अपना वोट देके अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करेगा। और अगर पाकिस्तान देखेगा, अगर मैं पाकिस्तान की नुमाइंदगी वहां करूं तो मैं अपने लीडरान को बता के जाऊंगा कि जी ये नुक्ता हमारा रेड लाइन है, इस नुक्ते पर अगर वो नहीं मानते हैं तो हम वॉकआउट करके वापस आ जाएंगे। और हम क्या कर सकते हैं? बिल्कुल देखिए, ऐसे। 57 कंट्री का मुल्क ओआईसी, जिसके के 4 मीटिंग सरबराहान की हुई, चारों मीटिंग में आमदन गुफ्तन बर्खास्तन क्या कर लिया उन्होंने? तो जब वो कुछ नहीं कर सके तो पाकिस्तान जो है उसने पूरी दुनिया का बीड़ा तो नहीं उठाया है। पाकिस्तान मॉरली अपना हक अदा करेगा, जो हक अदा करता रहा है। कायदे आजम ने भी तो खत लिखा था ना 20 अगस्त 1947 को, ट्रू मैन जो उस वक्त के प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, कि फलस्तीन के साथ इंटरनेशनल कानून के साथ तरीके से बर्ताव होना चाहिए, ज्यादती नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान फलस्तीन के साथ खड़ा है। हमारा वही नुक्ता आज भी चल रहा है। हम उस उसूल को बरकरार रखेंगे, अपना वोट नहीं देंगे, वॉकआउट करके वापस आ जाएंगे। और ओआईसी के प्लेटफॉर्म से जितना हम इस मामले में आवाज उठा सकते हैं उठाते रहेंगे। और अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म से होना हवाना उसका कुछ भी नहीं है, लेकिन बहरहाल फलस्तीनी दोबारा मुसीबत में आ जाएंगे। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, ऐसा भी हो सकता है कि पीस पोर्ट है, अगर नाम ही उसका इस तरह से है, तो क्या कश्मीर के तनाज़ात के हवाले से भी बात की जा सकती है इन फ्यूचर? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूरी दुनिया इन बहुत सारे मामलों पे डिस्कस कर रही है। देखें, पीस बोर्ड की आप चार्टर उठा के देखें, उसमें गजा का कहीं जिक्र नहीं है। उसमें पीस बोर्ड है और प्रेसिडेंट ट्रंप ने उस पर बता दिया है, अपना मौक़िफ़ दे दिया है कि जब हम गजा में कामयाबी हासिल कर लेंगे तो दुनिया के दीगर कॉन्फ्लिक्ट्स को भी हम हल करने में मदद करेंगे और हल कराएंगे। और आपको याद रहे कि इंडिया पाकिस्तान की जंग के बाद तकरीबन 3-4 दर्जन मरतबा प्रेसिडेंट ट्रंप कह चुके हैं कि मैंने जंग रुकवाई है, और उसमें प्राइड महसूस करते हैं। दुनिया को ये पता है कि दुनिया की गर्दन पे एक तलवार लटक रही है जब तक कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कश्मीर का मसला हल ना हो। और वो क्यों तलवार लटक रही है? दोनों जौहरी कुव्वत हैं। अगर किसी वक्त भी एक्सीडेंटली ही सही, अगर कोई एक न्यूक्लियर वेपन कहीं से भी चल गया तो दुनिया के 7 दिन में मौसम तब्दील हो जाएगा, लोग वबा में मुब्तला हो जाएंगे, खुराक की कमी हो जाएगी, मिलियंस ऑफ पीपल वुड डाई। ये पूरी दुनिया को पता है, सिर्फ इंडिया पाकिस्तान तक बात नहीं रहेगी। लिहाजा मेरा अपना तज्जिया ये है कि गजा के बाद ये इसका रुख इस तरफ मुड़ेगा, कश्मीर की तरफ भी। और हमें यही अपनी कोशिश करनी चाहिए कि फलस्तीन के मामले में इसकी कामयाबी हो जाए, ताकि, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा तो देखें इस मामले में कुछ ना कर सका, फलस्तीन के मामले में, कश्मीर के मामले में भी कुछ ना कर सका। जब अक़वाम मुत्तहिदा कुछ ना कर सका तो फिर हम क्या कर सकते हैं? कोई और राहें देखें। एक राह ये है, और ये राह मजबूत राह है। मजबूत मुल्क का सदर इसको, और सबसे बड़ी बड़ी फौजी ताकत का सदर एक ज़िम्मा ले रहा है, और उसको, उस सदर को एक इश्तियाक है कि वो दुनिया में उसका नाम सुनहरी अल्फाज से लिखा जाए कि उसने 8 जंगों का तो हमेशा वो क्लेम करते हैं। यूक्रेन भी अभी बहुत तेजी से बढ़ रहा है इख्तिताम की तरफ, तो पीछे रह जाएगी कश्मीर। अगर वो कर लिया तो इसमें कोई शक नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप का नाम सुनहरी अल्फाज में लिखा जाएगा। 9 या 10 जंगें रुकवाना, और खास तौर पे 2 जौहरी कुव्वत के दरमियान रुकवा देना, पूरी दुनिया एक कम अज कम सांस लेगी, सुकून का सांस लेगी। अभी तो उनकी नींदें आराम हो जाती हैं जब इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान मुखासमत होती है। तो बिल्कुल सर, अब बात करिए अक़वाम मुत्तहिदा की। हम जिस तरह से देखते हैं कि इजलासिस भी होते हैं, जिस तरह से बाकायदा तौर पर सुना जाता है हर मुल्क के मौक़िफ़ को, लेकिन सीरियस क्यों नहीं लिया जाता है? अक़वाम मुत्तहिदा के होते हुए इस फोरम की ज़रूरत क्यों पेश आई? देखिए, अक़वाम मुत्तहिदा को समझने के लिए ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि अक़वाम मुत्तहिदा का एक सियासी विंग है जो कि सिक्योरिटी काउंसिल है।
ٹھیک اور اقوام متحدہ کا ایک سیکریٹریٹ ونگ ہے جو کہ اقوام متحدہ کے انتظام و انصرام کو چلاتا ہے، اور ایک پیس کیپنگ ونگ ہے۔ پیس کیپنگ کا کام ہے جہاں جہاں کانفلکٹ ہو، جہاں وہاں کے ملک ان کو بلائیں، اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کاؤنسل ریزولوشن پاس کرے تو وہ جاتے ہیں، اور ان کے پاس اتنی زیادہ ایکسپرٹی ہے، کیپیبلٹی ہے، کیپیسٹی ہے کہ وہ جا کے وہاں ہیومنٹیرین ایڈ بھی پہنچاتے ہیں، وہاں امن بھی قائم کرتے ہیں۔ پاکستان کی فوج نے بہت سارے ممالک میں، کانگو ہو گیا، روانڈا ہو گیا، ایسٹ ٹیمور ہو گیا ہے، بوسنیا ہو گیا ہے، یو نیم اینی کنٹری، اور وہاں پاکستان اپنی فوجیں، امن فوجیں بھیجتا رہا ہے۔ وہ کیوں بھیجتا رہا ہے؟ سیکورٹی کونسل کے ریزولوشن کے تحت، اور اپنا انہوں نے باقی ملکوں کے ساتھ مل کر امن قائم کیا اور اس کی پذیرائی بھی حاصل کی۔ لیکن پھر بات وہیں آ جاتی ہے، اگر سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشن پاس نہ کرے تو کوئی بھی نہیں جا سکتا، کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ چیپٹر 7 میں یا چیپٹر 6 کے تحت اقوام متحدہ کے چارٹر کے، جب تک کہ ریزولوشن پاس نہیں، اور پھر اس جی ریزولوشن کو پاس کرنے میں غزہ میں کیا ہوا، فلسطین کا کیا ہوا، کہ 4 ریزولوشن جب سے یہ جنگ شروع ہوئی 23 سے لے کے 7 اکتوبر 23 سے لے کے اب تک، جب سے ہوئی 4 ریزولوشن کو ویٹو کر دیا گیا۔ وہ ریزولوشن امن کے بارے میں تھی، وہ ریزولوشن ہیومنٹیرین ایڈ کے بارے میں تھی، امریکہ نے اس کو ویٹو کر دیا۔ تو لہٰذا اس کی سیاسی اس کا یہ ہے کہ جو قوت جس کے زور بازو زیادہ ہے، یعنی کہ وہ 5 قوتیں، وہ 5 پرماننٹ ممبرز، وہ جب چاہیں جس کو ویٹو کر دیں۔ تو اس کا متبادل کیا نکالا گیا؟ بورڈ آف پیس۔ جی بورڈ بالکل آف پیس میں کم از کم ایک ہی قوت ہے، سب سے بڑی قوت۔ اگر وہ کہتی ہے کہ میں امن کرانا چاہتی ہوں تو جی بسم اللہ، بالکل امن ایسا کرائیں، ہے۔ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔